आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले अनुश्रुत साक्ष्य नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अनुश्रुत साक्ष्य किसे कहते हैं, इनके अपवादों को बताइए। इसका उत्तर है अनुश्रुत साक्ष्य ऐसे साक्ष्य को कहते हैं जिसे कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसने घटना देखी तो नहीं, परंतु उसके बारे में उस व्यक्ति से सुना है जिसने घटना देखी थी। इसका उदाहरण है, जिस व्यक्ति ने स्वयं कोई घटना देखी हो वह स्वयं उस घटना का साक्ष्य दे सकता है, परंतु उसकी पत्नी जिसको उसने घर पहुंचकर दुर्घटना के बारे में बताया था वह साक्ष्य नहीं दे सकती, क्योंकि उसका ज्ञान अनुश्रुति पर आधारित है। टेलर महोदय ने अनुश्रुत साक्ष्य को ऐसा साक्ष्य बताया है जिसकी साख साक्षी को दिया जाता है, यद्यपि वह उसका मूल्यांकन स्वयं नहीं करता है, अपितु किसी अन्य व्यक्ति की योग्यता और मूल्य पर आधारित होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 यह उपबंध करती है कि मौखिक साक्ष्य तभी साबित किया जा सकता है जब प्रत्यक्ष हो, अतः अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित किया जाता है। अगला पॉइंट है आग्रहता के आधार। नंबर 1 प्रति परीक्षा का अभाव। नंबर 2 विचारण में विलंब। नंबर 3 गवाह द्वारा झूठ बोलने की संभावना। नंबर 4 जालसाजी को बढ़ावा। नंबर 5 शपथ पर न किए जाने के कारण असत्य होने की संभावना। अगला पॉइंट है अपवाद। अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य होता है, परंतु इसके निम्नलिखित अपवाद हैं। नंबर 1 एक ही समव्यवहार के भाग, जिसे धारा 6 में बताया गया है। जो शब्द समव्यवहार के भाग हों वह साबित किए जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि जिन शब्दों को अनुश्रुत साक्ष्य से साबित करना है, यदि वह बिल्कुल घटना के साथ साथ न बोले गए हों तो कम से कम समय, स्थान तथा परिस्थितियों को देखते हुए वह घटना के इतने नज़दीक हों कि वह उसी समव्यवहार का भाग हों। इसे आर बनाम कोष्टर में बताया गया है। नंबर 2 पर है स्वीकृति तथा संस्वीकृति। जो स्वीकृति या संस्वीकृति न्यायालय के बाहर होती है वह किसी ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य से साबित की जा सकती है जिसके सामने वह की गई हो। ऐसा साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं है, क्योंकि उसने तथ्यों को घटित करते हुए देखा नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति को कहते हुए सुना था। नंबर 3 पर है अगला पॉइंट धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन। धारा 32 के अंतर्गत जो ग्राह्य किए जाते हैं वे ऐसे व्यक्तियों के कथन होते हैं जो मर गया है या मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी उपस्थिति अयुक्तियुक्त विलंब के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके कथन का साक्ष्य किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय तक पहुंचाया जाता है जिसने कथन सुना था या उसकी जानकारी किसी अन्य तरीके से प्राप्त हुई थी। नंबर 4 पर है अगला कथन पूर्व कार्रवाइयों के कथन। धारा 33 के अधीन किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में सुसंगत है यदि साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी उपस्थिति अयुक्तियुक्त विलंब के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु यह तब जबकि साक्षी प्रतिपरीक्षा पूर्वतन कार्रवाइयों में हो चुकी हो और विवाद विषय सारथ वही हो। अगला पॉइंट है नंबर 5 पर लेखा बहियों और लोक अभिलेखों की प्रविष्टियां, जिसे धारा 34 और 35 में बताया गया है। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां और साथ ही लोक या अन्य राजकीय पुस्तकों, रजिस्टरों या अभिलेखों की प्रविष्टियां जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हैं, इसे धारा 34 और धारा 35 में सुसंगत है। नंबर 6 पर है विशेषज्ञों की पुस्तकों के कथन। धारा 60 का परंतु प्रावधान करता है कि बाजार में बिकने वाले ग्रंथों में
विशेषज्ञों के कथन तथा कथनों के आधार ग्रंथों के द्वारा साबित किए जा सकते हैं यदि लेखक जीवित नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।